कहता है जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदाए हक, तू भी उधर जा। हंगामे हैं मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बुनगाहे कलंदर से गुजर जा। मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूंगा, चढ़ता हुआ दरिया अगर तू तो उतर जा। तोड़ा नहीं जादू मेरी तकबीर ने तेरा, है तुझ में मुकर जाने की जुर्रत तो मुकर जा। महरो मैं अंजुम का महासिब है कलंदर, अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। अय्याम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। गाजी गिन कम मार ज्यादा। लोकल फिशरमैन ने मुझे रवंजरी जंगल के अंदर से युगांडा का बॉर्डर क्रॉस करवा दिया और मैं फिर कॉन्गो रिपब्लिक के अंदर चला गया। इस दौर के अंदर अफ्रीका का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क कॉन्गो रिपब्लिक था, क्योंकि वहाँ बहुत सीवियर किस्म की सिविल वॉर चल रही थी। रेबल्स जो थे वो माइनिंग के ऊपर कंट्रोल चाहते थे और हुकूमती फ़ौजी उनके ऊपर शदीद हमले करते थे। तो अब 3 ग्रुप्स के साथ मेरा मुकाबला था और बेहतर यही था कि मैं उन तीनों को अवॉइड करूं। एक, उसके अंदर बॉर्डर टू बॉर्डर युगांडा की फोर्सेस मुझे हंट कर रही थी। दूसरा, अननोन दुश्मन रेबल्स जो कि जंगलों के अंदर डायमंड माइनिंग कर रहे थे। और तीसरे, कॉन्गो रिपब्लिक की ब्रूटल फौज जो कि जंगलों के अंदर रेबल्स को ढूंढ रही थी। सोने पे सुहागा एक चौथा दुश्मन भी था जो इन तीनों को हंट कर रहा था और अब मैं भी उसका टारगेट था। वो था खूनख्वार जंगल और उसके अंदर ख़तरनाक तरीन जानवर। ये एक रेन फॉरेस्ट था। सांप इतने लंबे थे कि आप उनके साथ लेटे हुए हैं या उनके अंदर लेटे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेबून्स अपनी तशरीफ़ को लाल किए हुए हर इंसान को अपना दुश्मन और अपने इको सिस्टम के अंदर इंट्रूडर कंसिडर करते थे। हमने तो गोरिल्ला वॉरफेयर सीखी हुई थी, लेकिन यहाँ असली गोरिल्ला हमारे ऊपर जंग करने के लिए रेडी बैठे हुए थे। आप जाएं तो किधर जाएं? मुझे तो लगता था कि जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, और कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। मैं एक ऊंचे दरख्त के ऊपर बैठा ये सारी चीज़ें देख रहा था। मुझे 10 दिन इस जंगल के अंदर इसी पोजीशंस के अंदर गुजारना था जब तक मुझे नेक्स्ट मैसेज नहीं आता। लेकिन ये 10 दिन मैं इसी दरख्त के ऊपर बैठ के भंग पी के सो नहीं सकता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चारों तरफ ख़तरात ही ख़तरात थे। मुझे अपनी जगह मूव करते रहना था। इन जानवरों की सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज़ है कि मैं जो अपने साथ चीज़ें लाया हुआ था खाने के लिए, अगर मैं उनको खोलता और थोड़ी देर वो खुली रहती तो फिर 5-5 इंच की चूंटियों से लेके हर जानवर मैं जहाँ भी बैठा होता मेरे तक पहुँच जाता। यहाँ हमारी चिरात की ट्रेनिंग हमारे काम आती है, मगर कब तक? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन तक मुझे इधर सरवाइव करना था। इसका एक ही तरीका था कि मुझे तमाम अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना था, कि उनकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ डेंजर ना प्रवोक हो। यही एक तरीका था कि वो कामली मेरी प्रेजेंस को फील नहीं करेंगे। अगर उनको मुझसे कोई ख़तरा लाहिक हो गया तो वो हर सूरत पूरी कोशिश लगा देंगे मुझे ढूंढने के लिए। और मैं ये जंगली जानवरों के लिए भी कह रहा हूँ। वैसे तो कॉन्गो के रेबल और उनकी आर्मी किसी जंगली जानवर से कम नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम आती है कमिलियन स्ट्रैटेजी। प्ले डेड, कैमोफ्लैज्ड until you attack।
हमारे यहाँ लोग बकरे और भैंस का मगज़ खाते हैं ये सोच के कि उनका मगज़ तेज़ हो जाएगा, जो जानवर भैं भैं करता है। वैसे तो कमेलियन हराम है, लेकिन अगर तो अपना दिमाग तेज़ करना है तो किसी ऐसे जानवर का दिमाग खाना चाहिए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी करता हो। हमने हलाल मगज़ खाना तो हलाल करार दे दिया, लेकिन हलाल मगज़ खाकर भैं भैं करना और अपना ही मगज़ खाना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे मैं फ़िलासफ़र कैसे बन गया? तो भाई 2 दिन गुजर गए हैं दरख्त के ऊपर लेटे लेटे। पानी मौजूद है लेकिन चॉकलेटें जो लाया था ख़त्म। इसका मतलब है अब मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा। उठकर वापस इस जगह पे आना मुमकिन नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को शेड करना पड़ेगा। 6 गोलियाँ और 1 पिस्टल और 2 डैगर, यही मेरे साथ आगे जाएंगे। माफ़ी मुश्किला या रईस, अहलन व सहलन या मरहबकुम। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? अभी तो बताया है कि वेला बैठ के जो सारी लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं वो बाहर उबल उबल के आ रही हैं। मुझे आज रात को तकरीबन 30 किलोमीटर का वाया कवर करना है। मैं ज़्यादा अंदर वाली साइड के ऊपर नहीं हो सकता, मुझे बॉर्डर के ऊपर ही रह कर नीचे ज़ैम्बिया की तरफ जाना है। लेकिन आपको पता है कि बॉर्डर में ख़तरात ज़्यादा होते हैं, पर क्या करूं, ये तो करना पड़ेगा। मेरे रूट के अंदर रेबल्स का एक कैंप आता है। अगर वो रात को अपनी हाजात पूरी करने के लिए अपने कैंप से थोड़ा सा दूर ना आए तो मैं आपको उनकी ज़िंदगी की ज़मानत देता हूँ और अपने सेफ पैसेज की भी। मगर ऐसे हुआ नहीं। हाय यार, बंदे नहीं मारने थे। 2 लोग उनके राखी पेट्रोल के आगे आए और मुझे नज़र आ गए। मैं वहाँ छुप गया, कैमोफ्लेज हो गया, और जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने 4 सेकंड के अंदर 2+2 के अंदर अपना डैगर उन दोनों की गर्दनों में मारा। गर्दन में इसलिए मारा कि वोकल कॉर्ड को बंद करना ज़रूरी था। यहाँ गोली चलाना या चीखना चिल्लाना अपनी मौत को दावत देना था। खैर ये तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब लाशों का क्या करूं? जानवर भी अट्रैक्ट होंगे और इनके साथी भी, और जो लोग इनको हंट कर रहे हैं वो भी। यहाँ से निकलना बहुत इम्पोर्टेंट था। सर मुँह लपेटो और निकलो यहाँ से। कोशिश तो मैंने बहुत की, वालाकिन आधे घंटे के अंदर अंदर रेबल्स को पता चल गया कि उनके 2 बंदों को मारा गया है, और वो ये समझे कि कॉन्गो की जो मिलिट्री है उसने एम्बुश कर दी है। शोर मच गया और वो अपने कैंप को बंद कर कर आगे की तरफ जाने की कोशिश में लग गए। इतनी खप डाली इन कालों ने कि दूसरे काले जो थे कॉन्गो के, उनको खबर हो गई और उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। इसको कहते हैं आप बैल मुझे मार। कुछ तो समझना चाहिए था इनको। अब मैं इन दोनों के क्रॉस फायर के अंदर फंस गया था और मैंने और अपने कदम तेज़ कर दिए कि मैं तो यहाँ से निकलूँ तो पड़े एक दूसरे को। लेकिन मुश्किल ये थी कि बॉर्डर वाली साइड से कॉन्गो की आर्मी अंदर आ रही थी और ये उनकी तरफ भाग रहे थे। ईंट कुत्ते को ढूंढ रही थी और कुत्ता ईंट को। अब मुझे बॉर्डर की तरफ जाने के बजाय दोबारा अंदर इनसाइड द फॉरेस्ट पहुँच। क्या मुसीबत है यार। खैर मैं पीछे अंदर की तरफ दोबारा आ गया। अंदर की तरफ मैं जब दोबारा आया तो मुझे क्या पता था कि मेरे इंतज़ार में मेरे चंद दोस्त और बैठे होंगे, बेबून्स। मैं वहाँ आराम से चल रहा था कि मैंने देखा 8 बेबून, शायद इससे भी ज़्यादा, मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं। मैं रुक गया और मैंने, जो मुझे लगा कि इनका जो सरदार है बड़ा, जो सबसे आगे था, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला आई मीन नो हार्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे एक प्रे कंसिडर करो। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे नस्ल के बंदरों को हम रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारते हैं। मुझे लगता है वो बेबून मेरी इन बातों से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ और मेरी तरफ दौड़ना शुरू हो गया। मैंने अपना डैगर निकाल लिया, लेकिन अब मैं किस किस को मारता, क्योंकि आपको पता है कि बेबून्स दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दिखाते कुछ और हैं और हमला कहीं और से करते हैं। खैर जब पहले बेबून ने मेरे ऊपर छलांग मारी और मैंने अपना हाथ घुमाया तो सीधा डैगर उसके पेट के अंदर चीरता हुआ बाहर निकला और वो चीखना शुरू हो गया। इतने में किसी ने मेरे पीछे से बाल खींचे और मेरी गर्दन के ऊपर बाइट करने की कोशिश की।
मैंने अपना हाथ पीछे किया और उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन को ऐसे मड़ोड़ दिया, वो भी वहाँ गिर गया। इतने में ही 2 बैबून मेरी टांगों के साथ चिमटे हुए थे और काटने की कोशिश कर रहे थे, और एक ने अपने क्लॉज मेरी टांग के अंदर घुसा दी। तेरी, और मैंने टैगर उसकी आँख के अंदर से पार कर दिया। 3 डाउन बट स्टिल 5 टू गो। बैबून्स बहुत होशियार हैं, वो अटैक करते हैं, भागते हैं, अटैक करते हैं, भागते हैं, हिट एंड रन करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनके 3 लोग नीचे मुर्दार पड़े हैं, तो वो 5 भाग के दरख्तों पे चढ़ गए और वहाँ से मुझे अजीब अजीब तरह की गालियाँ निकालना शुरू हो गई। उन्होंने ये नोटिस कर लिया था कि मैं ज़ख्मी हूँ। अब वो यहाँ से जाते नहीं इस तरीके से। दे विल बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक मी डाउन। अब मैंने कहा यार मुर्गी कहाँ से लाऊं, क्योंकि आपने वो मिसाल तो सुनी है कि बंदर को सिखाना हो तो मुर्गी उसके सामने हलाल करते हैं। तो फिर मैंने कहा मुर्गी तो है नहीं, ये 3 बैबून्स पड़े हुए हैं, इन्हीं को हलाल करना पड़ेगा। और मैंने बहुत चीखे हरामखोर, लेकिन नीचे नहीं आए, क्योंकि उनको पता था बंदे तो पैसे ही मर चुके हैं हमारे, क्या फ़ायदा नीचे जाके रिस्क लेने का। मैंने उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी तरफ फेंके और ऐसे प्रिटेंड किया कि मैं अब ये खाना भी शुरू कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख के बैबून्स वहाँ से चले गए। लगता है बंदरों के नए लीडर पे उनका इत्तेफाक हो चुका था। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा कि यार गोश्त तो आ गया है, बैबून का गोश्त हराम है, हलाल है भाई, जंग के अंदर सब चीज़ हलाल है। वैसे सुनने में आया है कि सख्त बड़ा होता है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, और इतने ज़्यादा गोश्त को अपने पास रखना ख़तरे से खाली नहीं था। चलें छोड़ें इस बात को। इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ताला ने एक आसानी पैदा की है। मैं अंदर तो आके फंस गया, लेकिन ज़्यादातर जो जंग इनकी होना शुरू हुई वो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर होना शुरू हो गई, और दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मारना शुरू हो गए। मुझे अक्सर शाम के वक्त, रात के वक्त, सुबह के वक्त गन फायर की आवाज़ आती थी, लेकिन तकरीबन अपने से 3 से 4 किलोमीटर दूर। इस तरीके से मैंने 6 दिन और गुजारे। मामलात जब थोड़े से ठंडे हुए तो फिर मैं बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, ज़ैम्बिया के। मुझे ज़ैम्बिया के बॉर्डर क्रॉस कर कर वहाँ एक बंदे से मिलना था, और वहाँ से फिर आगे मुझे मलावी जाना था। पाकिस्तान आर्मी की बटालियंस यहाँ मौजूद थी। मुझे अब इन जंगलों में 18 दिन हो गए थे कॉन्गो के, और आप मुझे टार्जन कह सकते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है मैं उस लेवल का टार्जन तो नहीं था। छलांगे मारता हुआ, छुपते छुपाते ये दिन गुजार रहा था, और किसी तरीके से ज़ैम्बिया के बॉर्डर तक पहुंचना चाह रहा था। आज मुझे उम्मीद थी कि रात को मैं ज़ैम्बिया के बॉर्डर के पास पहुंच जाऊंगा और क्रॉस करने में कामयाब हो जाऊंगा। वलाकिन मेरे नसीब में आसानियों से ज़्यादा मुश्किलात हैं। कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं पता था कि मेरे चंद दोस्त मुझे ट्रैक कर रहे हैं। लगता है मैंने गलती से इनकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर दिया था। जी, 18 से 20 बैबून्स। मुझे देख के फिर से उन्होंने ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू की जैसे पता नहीं उनको कोई ख़जाना मिल गया है, और ऐसे अपने सीनों के ऊपर मुक्के मारना शुरू हो गए जैसे पता नहीं कौन सा बदला जो था जन्मों का, जो उनका पूरा होने लग गया है। दे एनसर्कल्ड मी। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, और मैंने कहा कि बेटा आज बचना नामुमकिन है। जहन के अंदर ऐसी पुरानी चीज़ें, ऐसे पुरानी जंगें फ्लैशबैक होना शुरू हो गई, जैसे कि मैं किसी और सफ़र के लिए गामज़न हो चुका हूँ। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि देखें यार, अगर इनसे ज़ख्मी हुए फिर बेइज्जती है, इनसे मरें फिर बेइज्जती है, कि बंदर के हाथ से फारिग हो गया है। वो 18 के 18 अपनी कोऑर्डिनेटेड गालियाँ निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए, छलांगे मार मार के, कोई उधर से आए कोई उधर से लपके, वो मेरी तरफ आना शुरू हो गया, और मैंने अपने दोनों डैगर निकाल लिए। मैंने कहा बेटा तुम्हारे 5-6 तो मैं फारिग करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। कि इतने के अंदर हमें गन शॉट्स की आवाज़ आई। गन शॉट्स की आवाज़ 2 डायरेक्शन से आ रही थी, यानी रेबल्स और कॉन्गो की फोर्सेस के अंदर दोबारा से लड़ाई छिड़ गई थी, और हमारे कहीं पास ही।
इतने में चंद गोलियां हमारे पास से भी आके गुजरी। मैंने नीचे कवर लिया और एक बैबून को वो गोली लगी और बैबून ऐसे भागे कि उनकी सारी दलेरी, उनका सारा बदले की भावना खाक में मिल गई। यकीन जानिए मेरे आगे वो कारगिल का मंजर आ गया जब इंडियन फौजी अपनी धोतियाँ, अपनी लाशें छोड़ के, अपनी पैंटें छोड़ के वहाँ से भागते थे। देखें फिर बंदर की नस्ल में कोई ना कोई चीज़ तो फिर एक जैसी होती है। खैर मैं भी वहाँ मौके की मुनासबत से निकला और बॉर्डर की डायरेक्शन के अंदर चलना शुरू हो गया। आज मुझे जंगलों में फिरते और रुलते हुए तकरीबन 20 दिन हो गए थे और आज रात मेरा प्लान था कि मैं ज़ैम्बिया के अंदर एंटर होऊंगा। रात 12:30 बजे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। ये बॉर्डर सारे जंगलात हैं, यहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, कोई पेट्रोल उस तरीके का नहीं है। ज़ैम्बिया के अंदर पहुँच के मेरी जान में जान आई और मैं बॉर्डर सिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। मेरी हालत ऐसी थी कि कोई काला भी मुझे अपनी फटीचर मोटरसाइकिल के ऊपर बिठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने $100 का नोट निकाला और उसको आगे रख दिया। तब जाके एक लोडर गाड़ी वाला रुका और उसने पैसे पहले पकड़े और मुझे कहा कि पीछे डंपर के अंदर आप बैठ जाएं। डंपर के अंदर चंद भेड़ बकरियां थीं और वो मुझे देख के मैं कर रही थी। शायद उन्होंने मेरी वो बात सुन ली थी मगज़ वाली और अब मुझे वो कह रही थी कि तेरे से ज़्यादा इंसान तो हम नज़र आ रही हैं। ट्रक वाला बंदा बहुत अच्छा था, या शायद पैसे ले के उसकी अच्छाई जो है वो बाहर आ गई। उसने एक जगह पे रोका और मुझे उसने अपने बैग में से एक पैंट निकाल के और एक टी-शर्ट निकाल के दी और उसने मुझे कहा कि सामने कुएं के ऊपर तुम नहा लो, अपने आप को साफ़ कर लो। आप लोग सोच नहीं सकते कि 21 दिन के बाद फ्रेश वाटर से नहाना और कपड़े बदलना, मैं कितना खुश हुआ। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने सोच लिया कि नारायण भाई के जो पैसे मेरे पास मौजूद हैं वो जब ये काला मुझे एक दफ़ा उतार देगा तो मैं इसको ज़रूर खुश करूँगा। फाइनली हम मेन सिटी के पास पहुँचे और उसने मुझे उतारा और मैंने उसको नारायण भाई के पैसों में से $1000 दान कर दिए। माले मुफ्त, दिले बेरहम। और ये माल तो था भी हमारे दोस्त इंडियंस का। उसको यकीन नहीं आया कि मैं उसको ये पैसे दे रहा हूँ और वो ये समझना शुरू हो गया कि जो पहले वाले $100 भी मैंने उसको दिए हैं वो नकली हैं। मैंने उसको बोला भाई रिलैक्स रह, सारे असली हैं। तब जाके वो कन्विंस हुआ और उसने मुझे छोड़ा। जिस होटल के बाहर उसने मुझे छोड़ा, जब वो चला गया तो मैं वहाँ से निकलकर 2 गलियाँ पीछे एक दूसरे होटल में चला गया। मैंने कहा काला ये ना हो कि रात को फिर से वापस आ जाए। और इस बार अपने साथियों को भी ले आए कि आओ तुम्हें सोने की कान से मिलाता हूँ। वहाँ से मैंने वो जो लोकल कांटेक्ट ज़ैम्बिया का था उसको कांटेक्ट किया और उसने मुझे बोला कि वो मेरा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है और वो ये सोच रहा था कि शायद मैं मासलाम हो चुका हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, इतना आसान नहीं है हमें मासलाम करना, तू बता ज़ैम्बिया से निकलवाएगा कब? तो उसने कहा मैं 1-2 दिन के अंदर आता हूँ, लेकिन आप अपने होटल में ही रहिएगा, कहीं जाइएगा ना। मैंने कौन सा कहीं जाना था। 21 दिन का जंगल देखने के बाद मैंने सिर्फ होटल में सोना था। ब्यूटी स्लीप सर जी, आराम से। अब इस हालत में तो पाकिस्तान तो नहीं जाना था ना। 2 दिन के बाद वो काला मुझे मिलने के लिए होटल में आया और उसने मुझे बोला कि $8000 लगेंगे और सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसके अंदर मैं ज़ैम्बिया से निकलकर मलावी भी जाऊंगा और मलावी से आगे पोर्ट से पाकिस्तान जाने की मेरी सारी अरेंजमेंट होगी। नारायण भाई, वंस अगेन थैंक यू। आप एक अच्छे इंसान थे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 28 दिन के बाद जब से नारायण भाई जहन्नुम वासिल हुए थे, उसके तकरीबन 28 दिन के बाद मैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पहुंचा और अपने यूनिट में पहुंचकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट मार के बोला, सर गाजी रिपोर्टिंग, मिशन अकॉम्प्लिश्ड।